अभिवादन। आज हम एक ऐसी जगह की छानबीन कर रहे हैं जो सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी की जबरदस्त ताकतों, हजारों साल के इतिहास और मुश्किल हालात में भी पनपने वाले अनोखे जीवन की एक जीती जागती मिसाल है येलोस्टोन। हमारे पास इसके बारे में काफी जानकारी है। कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, जमीन के विज्ञान यानी भूविज्ञान से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं और पार्क के बारे में सामान्य जानकारी भी है। हाँ, काफी कुछ है। आज हमारा मकसद येलोस्टोन के खूबसूरत नज़ारों से आगे बढ़कर इसकी पूरी कहानी को समझना है। ये बना कैसे, यहाँ जिंदगी कैसे चलती है, खासकर उन गर्म पानी के सोतों में, और वो क्या वजहें थीं जिसने इसे दुनिया का पहला नेशनल पार्क बनाया। सही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो येलोस्टोन वाकई में लाजवाब है। ये सिर्फ अपनी जमीन के नीचे की हलचल, ज्वालामुखी और गर्म पानी के फवारों के लिए ही मशहूर नहीं है। बल्कि यहाँ जो जीव बहुत मुश्किल समझे जानलेवा माहौल में रहते हैं, उनसे हमें ये भी पता चलता है कि शायद पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई होगी और क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि येलोस्टोन सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये एक चलती फिरती लैब है जहां धरती अपनी कहानी खुद बयां करती है। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। यहाँ इंसानों के रहने के निशान 11,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 11,000 साल? हाँ, पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, जैसे ऑब्सीडियन क्लिफ नाम की जगह से मिले पत्थर के औजार, जिन्हें क्लोविस पॉइंट कहते हैं। इनसे पता चलता है कि पुराने जमाने के लोग यहाँ रहते थे, खासकर येलोस्टोन झील के किनारे। बिल्कुल। और ये कोई खाली जमीन नहीं थी। कई मूल अमेरिकी कबीले जैसे टुक्कुडिका, जिन्हें शीप ईटर्स भी कहते हैं, शीप ईटर्स, हाँ, इसे अपना घर मानते थे, यहाँ शिकार करते थे और ये उनके लिए पवित्र जगह थी। मड वोल्केनो जैसी जगह कियोवा और क्रो जैसे कबीलों के लिए खास थीं। मतलब ये जमीन सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अहम थी। ये हजारों साल का इंसानी इतिहास बहुत जरूरी बातें हैं। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से इस बदलते हुए माहौल का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने यहाँ के साधनों का इस्तेमाल किया और इस जमीन के साथ जीना सीखा। हाँ, ये कोई वीरान जगह नहीं थी, बल्कि इंसानों और प्रकृति के साथ का एक जीता जागता नजारा था। फिर 1700 के आखिर में यूरोप से आए अमेरिकी खोजकर्ता यहाँ पहुंचे। जॉन कोल्टर नाम के एक शिकारी और खोजी, 1807-8 के आसपास। हाँ, कोल्टर पहले ऐसे यूरोपीय अमेरिकी माने जाते हैं जिन्होंने इस इलाके को देखा और बाहर जाकर इसके बारे में बताया। उनकी कहानियों पर पहले तो लोगों ने यकीन नहीं किया। बिल्कुल, कोल्टर्स हेल कहने लगे थे लोग। हाँ, इसके बाद कुछ और टीमें आईं, जैसे 1869 की फोल्सम कुक पीटरसन टीम और 1870 की वॉशबर्न लैंगफर्ड डोने टीम। इसी दूसरी टीम ने मशहूर ओल्ड फेथफुल गीजर का नाम रखा था, जो आज भी तय समय पर फूटता है। ओल्ड फेथफुल, हाँ, लैंडमार्क है वो तो। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1871 का हेडन एक्सपीडिशन। इसमें भूविज्ञानी फर्डिनेंड वी हेडन तो थे ही, साथ में कमाल के पेंटर थॉमस मोरन और फोटोग्राफर विलियम हेनरी जैक्सन भी थे। वो बहुत महत्वपूर्ण था। इनके बनाई पेंटिंग्स और खींची तस्वीरों ने पहली बार अमेरिका के लोगों और नेताओं को दिखाया कि येलोस्टोन वाकई में कैसा दिखता है, एकदम जादुई। इससे पहले लोगों ने ऐसी चीजों की सिर्फ कल्पना ही की थी। हाँ, हेडन की रिपोर्ट और खासकर मोरन और जैक्सन के काम का असर जबरदस्त हुआ। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं थी, ये आंखों देखा सबूत था, विजुअल एविडेंस। बिल्कुल, जिसने वॉशिंगटन डीसी में बैठे नेताओं को यकीन दिलाया कि ये जगह बहुत खास है और इसे बचाना चाहिए। यहीं से येलोस्टोन को पार्क बनाने का रास्ता खुला। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 1 मार्च 1872, जब राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट ने येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन एक्ट पर दस्तखत किए। क्या बात है। और इसी के साथ येलोस्टोन बन गया दुनिया का पहला नेशनल पार्क। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार ऐसा हुआ था। उस कानून में साफ लिखा था कि येलोस्टोन नदी के आसपास का ये इलाका किसी को बसाने, कब्जा करने या बेचने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसे हमेशा के लिए आम लोगों के फायदे और घूमने फिरने के लिए एक पब्लिक पार्क या मौज मस्ती की जगह के तौर पर अलग रखा जाता है। बिल्कुल अलग सोच थी उस वक्त। ये उस जमाने की सोच से बिल्कुल अलग था, जब सरकारी जमीनें अक्सर लोगों को दे दी जाती थी। हाँ, इससे पहले 1864 में योसेमिटी वैली को कैलिफोर्निया राज्य को सौंपा गया था, लेकिन येलोस्टोन को सीधा केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया। हाँ, वो स्टेट पार्क जैसा था पहले। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये 3 अलग-अलग इलाकों, व्योमिंग, मोंटाना और एडाहो की सरहदों पर पड़ता था। अच्छा। और उन तीनों के बीच इस पर हक जमाने को लेकर झगड़ा था, तो संघीय नियंत्रण ही सबसे सही रास्ता लगा।
बस एक छोटी सी बात साफ कर दें, अरकानसस में हॉट स्प्रिंग्स को 1832 में नेशनल रिजर्वेशन बनाया गया था, पर वो नेशनल पार्क 1921 में बना। हाँ, वो अलग केस था। और योसेमिटी भी पहले राज्य पार्क था, जो 1890 में नेशनल पार्क बना। और येलोस्टोन का ये मॉडल, यानी केंद्र सरकार द्वारा सीधे संरक्षण, आगे बनने वाले सभी नेशनल पार्कों के लिए एक मिसाल बन गया। एक ट्रेंड सेट हो गया। हाँ, इसने इस सोच को मजबूत किया कि कुछ अनोखी कुदरती जगहों को निजी फायदे के लिए होने वाले विकास से बचाना पूरे देश के हित में है। लेकिन पार्क बनाना एक बात थी, उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। आसान नहीं था बिल्कुल। पहले सुपरिंटेंडेंट नैथेनियल पी लैंगफोर्ड को कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। उनके पास ना तो पार्क की सुरक्षा के लिए कोई कानून था, न पैसा। बिना सैलरी के। हाँ, वो बेचारे अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 बार पार्क आ पाए। जरा सोचिए। बाप रे, कैसे चलता होगा फिर 1877 में फिलिटस डब्ल्यू नॉरिस आए। उन्होंने कुछ फंड जुटाया, सड़कें बनवाई, मैमथ हॉट स्प्रिंग्स में पार्क का मुख्यालय बनाया। अच्छा, कुछ काम शुरू हुआ। और पहली बार किसी को गेम कीपर यानी जानवरों की देखभाल के लिए रखा। उन्होंने शिकारियों और तोड़फोड़ करने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश भी की। आज जो पार्क की मुख्य सड़क है, ग्रैंड लूप रोड, उसका शुरुआती आइडिया भी उन्हीं का था। पर नॉरिस ने एक गलतफहमी भी फैलाई कि मूल अमेरिकी लोग गीजरों और गर्म सोतों से डरते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने शायद इसलिए किया ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट सुरक्षित महसूस करें, जबकि सच तो ये है कि मूल अमेरिकी इन जगहों का इस्तेमाल करते थे। ओह, मतलब गलत जानकारी फैलाई। हाँ, नॉरिस के जाने के बाद जो लोग आए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और पार्क में गैरकानूनी शिकार, पेड़ों की कटाई और तोड़फोड़ बढ़ती गई। हालत इतने खराब हो गए थे कि सरकार भी परेशान हो गई। बिल्कुल, इतने खराब कि 1886 में अमेरिकी कांग्रेस ने प्रशासन के लिए पैसा देना बंद कर दिया और पार्क का कंट्रोल अमेरिकी सेना को सौंप दिया। सेना को पार्क चलाने के लिए? हाँ, सेना ने मैमथ हॉट स्प्रिंग्स में अपना कैंप बनाया, जिसे बाद में फोर्ट येलोस्टोन कहा गया। सेना ने सख्ती से नियम लागू किए, गश्त लगाई और शिकारियों पर नक्केल कसने की कोशिश की। मिलिट्री रूल एक तरह से। हाँ, फिर 1894 में एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। एडो हॉवल नाम का एक शिकारी पेलिकन वैली में बाइसन यानी जंगली भैंसों का शिकार करते हुए पकड़ा गया। बाइसन का शिकार? ओह। उस समय के कानून इतने कमजोर थे कि उसे सजा के तौर पर बस पार्क से बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन एक पत्रकार एमरसन हफ जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने इस बारे में लिखा। अच्छा। उनकी रिपोर्ट फॉरेस्ट एंड स्ट्रीम नाम की मैगजीन में छपी, जिसके एडिटर जॉर्ज बर्ड ग्रिनेल एक जाने माने प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। पब्लिक का प्रेशर बना। हाँ। नतीजा, सिर्फ 2 महीने के अंदर एक नया कानून पास हुआ, नेशनल पार्क प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे लेसी एक्ट भी कहते हैं। इसने सेना को पार्क के खजानों की रक्षा के लिए ज्यादा ताकत दी। ये घटना दिखाती है कि पार्क को बचाना कितना मुश्किल था। सिर्फ अच्छा इरादा काफी नहीं था, सख्त कानून और उन्हें लागू करना भी जरूरी था। बिल्कुल, और इसमें आम लोगों की आवाज और मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। आखिरकार ये महसूस किया गया कि पार्कों को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल संस्था होनी चाहिए। सेना हमेशा तो नहीं रह सकती थी। सही बात है। तो 25 अगस्त 1916 को नेशनल पार्क सर्विस NPS बनाई गई। हॉरेस एम ऑलब्राइट, जो पहले सेना के साथ येलोस्टोन में काम कर चुके थे, 1918 में इसके पहले NPS सुपरिटेंडेंट बने। NPS की शुरुआत हुई। हाँ, उन्होंने पार्क मैनेजमेंट का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कई दशकों तक चला। इसके बाद भी येलोस्टोन बदलता रहा। कुछ खास बातें। 1920 और 30 के दशक में पार्क की सीमाएं बदली गईं ताकि आसपास की जरूरी जगहें, जैसे पूरब में एप्सारोका पहाड़ियां, पत्थर बन चुके पेड़ों वाला इलाका, पेट्रिफाइड ट्रीज, हाँ, और जानवरों के सर्दियों में रहने की जगहें पार्क के अंदर आ सकें। मतलब इकोलॉजी के हिसाब से बाउंड्री तय की। बिल्कुल। फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय पैसे और स्टाफ की कमी हो गई। फिर आया मिशन 66, 1955 से 66। मिशन 66। हाँ, बड़ा प्रोग्राम था वो। जंग के बाद अमेरिका में लोग खूब घूमने लगे, तो उनकी भीड़ को संभालने के लिए पार्क में नई सुविधाएं बनाई गईं, जैसे कैनियन विलेज। एक नई तरह की बिल्डिंग स्टाइल भी आई, जिसे पार्क सर्विस मॉडर्न कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। हाँ, फिर 1988 में पार्क में भयानक आग लगी, जिसमें लगभग 1/3 हिस्सा जल गया। वो बहुत बड़ी आग थी। लेकिन इससे हमें आग के कुदरती रोल को समझने में मदद मिली कि आग हमेशा बुरी नहीं होती। हाँ, इकोलॉजी का हिस्सा है वो। फिर 1995-97 में भेड़ियों को फिर से यहाँ लाया गया, जो पहले खत्म कर दिए गए थे। वुल्फ रीइंट्रोडक्शन बहुत सफल रहा वो। हाँ, एक बहुत कामयाब कोशिश रही। और हाल ही में
2023 में बाइसन मैनेजमेंट का एक नया प्लान बना है, जिसमें नई वैज्ञानिक जानकारी, मूल अमेरिकी कबीलों की भागीदारी और जानवरों में होने वाली ब्रुसेलोसिस बीमारी को ध्यान में रखा गया है। ये पूरी कहानी दिखाती है कि येलोस्टोन का मैनेजमेंट कैसे लगातार विकसित हुआ है। जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक समझ बढ़ी, चाहे वो आग का रोल हो या शिकारियों और शिकार के बीच का रिश्ता, और जैसे जैसे समाज की प्राथमिकताएं बदलीं, जैसे कि मूल निवासियों को साथ लेकर चलना, वैसे वैसे पार्क को संभालने के तरीके भी बदले हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अब इतिहास से निकलकर उस चीज पर आते हैं जो येलोस्टोन को इतना अनोखा और मशहूर बनाती है, इसकी जमीन के नीचे की कहानी, यानी इसका भूविज्ञान। हाँ बिल्कुल। क्या आप यकीन करेंगी कि ये पूरा पार्क एक जबरदस्त सक्रिय सुपर वॉल्केनो के ऊपर बसा हुआ है? हाँ, सुपर वॉल्केनो, ये शब्द ही अपने आप में कितना बड़ा है। यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, और ये वैसा ज्वालामुखी नहीं है जैसा हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं, एक पहाड़ जिसके ऊपर गड्ढा हो। नहीं, ये एक बहुत बड़ी जमीन के नीचे फैली हुई ज्वालामुखी प्रणाली है। इसकी गर्मी कहाँ से आती है? पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से मेंटल से उठने वाले गर्म पदार्थ के एक विशाल गुबार से, जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट? हाँ, ये हॉटस्पॉट एक ही जगह रहता है, लेकिन इसके ऊपर की जमीनी परत यानी नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट लाखों सालों से धीरे धीरे खिसक रही है। अच्छा, प्लेट खिसक रही है, हॉटस्पॉट वही है? बिल्कुल। इसी वजह से हमें इडाहो में पुराने ज्वालामुखियों के निशान मिलते हैं, जैसे स्नेक रिवर प्लेन। प्लेट खिसकती गई और हॉटस्पॉट नीचे ज्वालामुखी बनाता गया। वाह, इसे ऐसे समझें, धरती के अंदर बहुत गर्मी है, सबसे अंदर कोर, फिर मैंटल और सबसे ऊपर पतली परत जिसे क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट कई टुकड़ों, प्लेट्स में बटी है जो हिलती रहती हैं। येलोस्टोन वाला हॉटस्पॉट ठीक इसी क्रस्ट के नीचे है, और ये सतह के पास मौजूद पिघली चट्टानों यानी मैग्मा के एक भंडार को लगातार गर्म रखता है। यही गर्मी पार्क की सारी अजीबोगरीब चीजों, गीजर, गर्म सोते वगैरह की असली वजह है। और इस सुपर वोल्केनो ने अतीत में बहुत बड़े धमाके किए हैं। पिछले करीब 20 लाख सालों में 3 बहुत बड़े विस्फोट हुए हैं, जिनसे बड़े बड़े गड्ढे बने, जिन्हें काल्डेरा कहते हैं। 3 बड़े विस्फोट? हाँ, पहला करीब 21 लाख साल पहले, दूसरा 13 लाख साल पहले, और सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा वाला करीब 6,31,000 साल पहले हुआ था। 6 लाख साल पहले? हाँ, इसी आखिरी विस्फोट से आज का विशाल येलोस्टोन काल्डेरा बना, जो लगभग 45 किलोमीटर चौड़ा और 72 किलोमीटर लंबा है। सोचिए कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा इलाका है ये तो। और इतना ही नहीं, करीब 1,74,000 साल पहले एक और छोटा विस्फोट हुआ, जिससे येलोस्टोन झील का पश्चिमी हिस्सा बना, जिसे वेस्ट थंब कहते हैं। वेस्ट थंब लेक, हाँ। यानी एक बड़े गड्ढे कैल्डेरा के अंदर एक और छोटा गड्ढा। और अगर तुलना करें तो 6 लाख साल पहले वाला विस्फोट 1980 में अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस वाले विस्फोट से लगभग 2400 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 2500 गुना, बाप रे। तो क्या ये फिर से फट सकता है? ये सवाल सबके मन में आता है। वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखते हैं। एक खास टीम है येलोस्टोन वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी यानी YVO, हाँ, जिसमें USGS, सरकारी भूवैज्ञानिक सर्वे, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा और नेशनल पार्क सर्विस के लोग शामिल हैं। ये टीम जमीन की हलचल, भूकंप, जमीन का उठना या धंसना और गैसों के निकलने पर 24 घंटे नजर रखती है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अच्छी खबर ये है कि भविष्य में वैसा ही बड़ा विस्फोट होने की संभावना बहुत कम है। अगर कुछ ज्वालामुखी गतिविधि हुई भी तो ज्यादा उम्मीद है कि वो धीरे धीरे बहने वाले लावा के रूप में होगी। अच्छा, लावा फ्लो? हाँ, वैसे येलोस्टोन में हर साल सैकड़ों, कभी कभी हजारों भूकंप आते हैं, पर ज्यादातर इतने हल्के होते हैं कि महसूस भी नहीं होते। तो ये तो हुई ज्वालामुखी की बात। लेकिन इसी गर्मी की वजह से वो चीजें बनती हैं जिनके लिए येलोस्टोन सबसे ज्यादा जाना जाता है, हाइड्रोथर्मल फीचर्स, यानी गर्म पानी वाले नजारे। हाँ, गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स। इनके बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, गर्मी जो नीचे मैग्मा से मिलती है। दूसरी, पानी जो बारिश और बर्फ पिघलने से जमीन में रिस कर नीचे जाता है। और तीसरी, एक पाइपलाइन जैसा सिस्टम, यानी चट्टानों में दरारें और रास्ते जिनसे पानी बह सके। अच्छा, पाइपलाइन। होता यह है कि पानी जमीन के नीचे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। 200 डिग्री? हाँ, लेकिन ऊपर से चट्टानों का इतना दबाव होता है कि वो उबलने के बजाय तरल ही रहता है, सुपर हीटेड वाटर। अच्छा। जब ये सुपर हॉट पानी ऊपर की तरफ उठता है तो दबाव कम होता है और अचानक तेजी से भाप बनती है। यही पानी और भाप हमें सतह पर गीजर, हॉट स्प्रिंग, मड पॉट और फ्यूमरोल के रूप में दिखते हैं। और गीजर कैसे काम करते हैं? वो फव्वारे की तरह क्यों फूटते हैं? गीजर के पाइपलाइन सिस्टम में कुछ खास बात होती है। कहीं कहीं पर रास्ते तंग होते हैं, मतलब कंस्ट्रिक्शंस। तंग रास्ते? हाँ, जब नीचे से भाप बनती है तो वो इन तंग जगहों पर फंस जाती है
और दबाव बनाने लगती है, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। अच्छा, प्रेशर कुकर जैसा। बिल्कुल। जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो ऊपर के ठंडे पानी को जोर से बाहर धकेलता है और बन जाता है गीजर का फव्वारा। वाह। एक और दिलचस्प बात, यहाँ की ज्वालामुखी चट्टान रायोलाइट में सिलिका खूब होता है। ये गर्म पानी में घुल जाता है और जब पानी ठंडा होकर सतह पर आता है तो ये सिलिका गीजराइट नाम के पत्थर के रूप में जम जाता है। गीजराइट। हाँ, यही गीजराइट गीजर के पाइपों के अंदर परत बना देता है, जिससे वो सील हो जाते हैं और दबाव बनने में मदद मिलती है। कमाल है। और ऐसे नज़ारों की गिनती तो हैरान करने वाली है। पूरे पार्क में 10,000 से ज्यादा हाइड्रोथर्मल फीचर्स हैं। 10,000? इनमें 500 से ज्यादा तो अकेले गीजर ही हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा। बाप रे। दुनिया के आधे से ज्यादा गीजर एक ही जगह पर। इनमें कुछ खास तरह के होते हैं गीजर, जैसे ओल्ड फेथफुल, जो औसतन हर 1.5-2 घंटे में फूटता है, 100-180 फीट ऊंचा। हाँ, सबसे फेमस। और स्टीम बोट गीजर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव गीजर है, कभी कभी 300-400 फीट तक पानी फेंकता है, लेकिन ये कब फटेगा कोई नहीं जानता, बहुत अनियमित है। स्टीम बोट? हाँ, वो तो कभी भी फट सकता है। हॉट स्प्रिंग्स, ये सबसे आम है। इनमें पानी धीरे धीरे घूमता रहता है संवहन धाराओं में, इसलिए दबाव नहीं बनता और ये फूटते नहीं। मैमथ हॉट स्प्रिंग्स के सीढ़ीदार चबूतरे टेरेस बहुत मशहूर है। मैमथ के टेरेस, हाँ, वो अलग हैं। वो सिलिका से नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट ट्रैवर्टीन जमने से बने हैं। ट्रैवर्टीन, सही। मड पॉट्स, ये एसिड वाले गर्म सोते होते हैं जहां पानी कम होता है। ये एसिड चट्टानों को घोलकर गाढ़ी उबलती हुई कीचड़ बना देता है। कीचड़ के बुलबुले? हाँ, मड वॉल्केनो जैसी जगहों पर सड़े अंडे जैसी गंध आती है। वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से है, जिससे बैक्टीरिया बनाते हैं। H2S गैस। फ्यूमरोल्स, ये सिर्फ भाप निकलने के छेद होते हैं, जैसे रोरिंग माउंटेन पर दिखते हैं। कभी कभी तो हाइड्रोथर्मल विस्फोट भी हो जाते हैं। विस्फोट? हाँ, जब जमीन के नीचे फंसा सुपर हीटेड पानी अचानक भाप बन जाए तो वो जोरदार धमाके के साथ चट्टानों और पानी को हवा में उछाल सकता है, छोटे क्रेटर बन जाते हैं। ओ, ये भी होता है। अब बात करते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ द येलोस्टोन की। ये पीली नारंगी चट्टानों वाली गहरी घाटी। हाँ, बहुत खूबसूरत है वो। इसका रंग कहाँ से आया? इसका नाम येलोस्टोन भी इसी वजह से पड़ा है। अच्छा, इसके रंग की वजह से? हाँ, इसका निर्माण मुख्य रूप से येलोस्टोन नदी ने लाखों सालों में चट्टानों को काटकर किया है, ग्लेशियरों ने नहीं। हालांकि जब पुराने ग्लेशियर पिघले होंगे तो शायद उनकी झीलों के टूटने से आई बाढ़ ने इसे और गहरा किया हो। नदी का काम है ये। बिल्कुल। इसकी चट्टानें ज्यादातर रायोलाइट जमीन के नीचे की गर्मी और पानी की वजह से बदल गई हैं। उनमें मौजूद लोहे में जैसे जंग लग गया है। हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन कहते हैं इसे। अच्छा, लोहे के कारण? हाँ, और यही इसके चमकीले पीले, लाल और गुलाबी रंगों की वजह है। ये घाटी 1000 फीट से ज्यादा गहरी और कहीं-कहीं 4000 फीट तक चौड़ी है। बहुत गहरी है। और इसमें 2 शानदार झरने हैं, अपर फॉल्स 109 फीट और लोअर फॉल्स 308 फीट, जो नियाग्रा फॉल्स से भी लगभग दुगना ऊंचा है। लोअर फॉल्स? हाँ, वो तो जबरदस्त है। और एक और अनोखी चीज है ऑब्सीडियन क्लिफ। ये एक पहाड़ी है जो ज्वालामुखी कांच यानी ऑब्सीडियन से बनी है। कांच की पहाड़ी? हाँ, ये तब बना जब लावा इतनी तेजी से ठंडा हुआ कि उसमें क्रिस्टल नहीं बन पाए। ये पत्थर शीशे की तरह टूटता है और इसकी धार बहुत तेज होती है। अच्छा। हाँ, हजारों सालों तक मूल अमेरिकी लोगों ने इसी ऑब्सीडियन से अपने हथियार और औजार बनाए। वाओ, तो गर्मी ने तो येलोस्टोन को गढ़ा ही है, लेकिन ठंड का भी इसमें बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल, ग्लेशियर्स का। आखिरी बड़ा हिमयुग, जिसे पाइनेडेल ग्लेशिएशन कहते हैं, ये करीब 14,000 साल पहले खत्म हुआ। पाइनेडेल, हाँ। उस दौरान लगभग पूरा पार्क बर्फ की मोटी चादर से ढका था, कहीं कहीं तो 4000 फीट मोटी बर्फ। 4000 फीट? ध्यान रहे, ये एक इलाके की बर्फ की चादर थी, पूरे महाद्वीप वाली नहीं। रीजनल आइस शीट थी। और उस बर्फ के निशान आज भी दिखते हैं। ग्लेशियरों ने पहाड़ों को काटकर खास यू शेप की घाटियां बनाई। यू शेप्ड वैलीज। नदियां वी शेप की बनाती हैं। जब ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटे तो वो अपने साथ लाए पत्थर और मिट्टी के ढेर छोड़ गए, जिन्हें मोरेन कहते हैं। मोरेन, हाँ। कहीं कहीं बड़े बड़े अजीब से पत्थर दिखते हैं जो आसपास की चट्टानों से मेल नहीं खाते, उन्हें इराटिक्स कहते हैं। ये ग्लेशियर अपने साथ बहा कर लाए थे। इराटिक्स? बिल्कुल। हाइडन वैली जो इतनी हरी भरी और दलदली है, वो इसलिए क्योंकि ग्लेशियर ने वहां ऐसी मिट्टी टिल जमा कर दी जिससे पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाता। स्वान लेक फ्लैट नाम की जगह दरअसल एक पुरानी बर्फीली झील का तल है। बिल्कुल, और यही जबरदस्त भूवैज्ञानिक इतिहास और विविधता येलोस्टोन के अनोखे इकोसिस्टम यानी यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की दुनिया की
नींव रखती है। हाँ, क्योंकि येलोस्टोन सिर्फ चट्टानों और खौलते पानी का नजारा नहीं है। ये 22 लाख एकड़ में फैला एक विशाल इलाका है, बहुत बड़ा, जो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े लगभग अनछुए समशीतोष्ण यानी टेम्परेट इकोसिस्टम में से एक का दिल है। ग्रेटर येलोस्टोन इकोसिस्टम का कोर है ये। यहाँ से कहानी और भी गहरी होती है। और इसका अनछुआ या इंटैक्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यहाँ कुदरत के अपने नियम कायदे, जैसे आग लगना, शिकार और शिकारी का रिश्ता, जमीन का बदलना, काफी हद तक बिना इंसानी दखल के चलते हैं। नेचुरल प्रोसेस चलते रहते हैं। हाँ, यही बात इसे वैज्ञानिक रिसर्च और हमारी दुनिया को समझने के लिए एक अनमोल प्राकृतिक प्रयोगशाला बनाती है। और सबसे हैरतअंगेज है यहाँ की बेहद गर्म माहौल में पलने वाली जिंदगी। उन खौलते पानी के सोतों और गीजरों में छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं, यानी गर्मी पसंद करने वाले। थर्मोफाइल्स, बिल्कुल, एक्सट्रीमोफाइल्स का एक प्रकार। ये ऐसे जीव है जो उन हालात में भी जिंदा रहते हैं जो बाकी जीवों के लिए जानलेवा है, जैसे उबलते पानी के पास का तापमान या बहुत ज्यादा एसिड वाला या खारा पानी। कमाल के जीव हैं ये। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग जैसे हॉट स्प्रिंग्स के जो चटकीले खूबसूरत रंग दिखते हैं, नीले, हरे, पीले, नारंगी, भूरे, वो इन्हीं थर्मोफाइल्स की देन है। हाँ, वो रंगीन मैट। ये अलग अलग तापमान पर अलग अलग रंग की परतें या मैट बना लेते हैं। सबसे गर्म पानी बीच में नीला होता है, वहां कोई जीव नहीं होता। फिर जैसे जैसे पानी किनारे की तरफ थोड़ा ठंडा होता जाता है, पीले, नारंगी और भूरे रंग के बैक्टीरिया और आर्किया की परतें दिखने लगती हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट के हिसाब से रंग बदलते हैं। ये छोटे जीव वैज्ञानिकों के लिए सोने की खान जैसे हैं। क्यों? पहली बात, ये बहुत ही सरल जीव है जिन्हें प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्किया कहते हैं। ये 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर भी फलते फूलते हैं, जबकि हम जैसे ज्यादा विकसित जीव, यूकैरियोट्स, पौधे, जानवर इतने तापमान पर जिंदा नहीं रह सकते। 60 डिग्री से ऊपर? कुछ तो कमाल ही कर देते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जो धूप से खाना बनाते हैं और धरती के शुरुआती जीवों जैसे माने जाते हैं, वो 70-73 डिग्री सेल्सियस तक रह लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया? कुछ और बैक्टीरिया 90 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने के करीब तक पाए जाते हैं। और आर्किया नाम के जीव तो और भी आगे हैं, कुछ 115 डिग्री सेल्सियस या 115 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी झेल सकते हैं। 115 डिग्री? हाँ, याद रखिए, येलोस्टोन की ऊंचाई पर पानी करीब 92 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। तो ये उससे भी ज्यादा गर्म में रह सकते हैं। हाँ, दबाव ज्यादा होता है नीचे शायद। इनका महत्व क्या है? 1960 के दशक में जब इनकी खोज हुई तो वैज्ञानिकों को लगा कि शायद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ऐसे ही गर्म माहौल में हुई होगी। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ, इसलिए इन्हें धरती के पुराने अतीत की खिड़की माना जाता है। इनका अध्ययन हमें यह समझने में भी मदद करता है कि क्या मंगल ग्रह या बृहस्पति के बर्फीले चांदों पर जीवन हो सकता है, दूसरे ग्रहों पर। हाँ, खासकर ऐसे जीव जो धूप के बजाय केमिकल से ऊर्जा लेते हों, जिसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। कमाल है, यहाँ तक कि इन गर्म पानी के झरनों के पास अपनी एक पूरी फूड चेन यानी खाने की श्रृंखला भी चलती है। फूड चेन कैसे? रंगीन बैक्टीरिया मैट ये खाना बनाते हैं, इनको खाने वाली खास मक्खियां, एफिड्रिड मक्खियां, इन मक्खियों को खाने वाले शिकारी कीड़े और मकड़ियां, और फिर इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले किल्डेर जैसे पक्षी। वाह, पूरा इकोसिस्टम है वहां भी। और सिर्फ गर्म ही नहीं, एसिड वाले पानी में भी जिंदगी है। हाँ, वहां ज्यादा तरह के जीव नहीं मिलते, पर कुछ शैवाल, काई, कुछ कीड़े, फंगस और आर्किया जैसे सल्फोलोबस जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ऐसे माहौल में भी रह लेते हैं। एसिड में रहने वाले जीव? मछलियां ज्यादा एसिड बर्दाश्त नहीं कर पाती। थर्मोफाइल्स के अलावा यहाँ और भी बहुत रिसर्च चलती रहती है। वाई वीवो तो लगातार ज्वालामुखी पर नजर रखता ही है। वैज्ञानिक रिमोट कंट्रोल वाली पनडुब्बियों ROV से येलोस्टोन झील की तह में जाकर वहां के गर्म पानी के निकासों यानी वेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं। झील के नीचे? हाँ, जहां उन्होंने अजीब मीनार जैसी संरचनाएं, स्पायर्स खोजी हैं। और यहाँ जीवाश्म यानी फॉसिल्स भी खूब मिलते हैं। स्पेसिमेन रिज पर तो दुनिया में सबसे ज्यादा पत्थर बन चुके पेड़ों का जंगल है, पेट्रिफाइड फॉरेस्ट। हाँ, और? हाँ, इन सब भूवैज्ञानिक और सूक्ष्म जीवों की दुनिया के साथ ही यहाँ बड़े जानवर भी रहते हैं जो इस इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ। बाइसन, अमेरिकी जंगली भैंसा, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। येलोस्टोन के बाइसन खास है क्योंकि ये उन कुछ झुंडों में से हैं जो पुराने जमाने से लगातार यहीं रहते आए हैं। हाँ, जेनेटिकली प्योर माने जाते हैं और जेनेटिक रूप से शुद्ध माने जाते हैं। इनका मैनेजमेंट अभिज्ञान मूल अमेरिकी कबीलों के साथ मिलकर और ब्रुसेलोसिस बीमारी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। एल्क, बारहसिंगा की एक प्रजाति, ये पार्क में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बड़े जानवर हैं और भेड़ियों और भालुओं का मुख्य भोजन है। हाँ, एल्क बहुत है। भी 1920 के दशक में इन्हें यहाँ से खत्म कर दिया गया था, पर 1995-97 में इन्हें फिर से लाया गया। वुल्फ ग्रीयर इंट्रोडक्शन।
इनकी वापसी का पूरे इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ा है। इन्होंने एल्क का शिकार किया, जिससे एल्क की संख्या और व्यवहार बदला। हाँ, वो कहानी सुनिए। इसका नतीजा ये हुआ कि नदियों के किनारे विलो जैसे पेड़ जिन्हें एल्क खा जाते थे, वो फिर से पनपने लगे। इसी असर को ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं, जब एक शिकारी पूरे खाने के जाल पर असर डालता है। अच्छा, ट्रॉफिक कैस्केड। भालू, यहाँ ग्रिजली और काले दोनों तरह के भालू पाए जाते हैं, जो इस इकोसिस्टम के सबसे बड़े शिकारियों में से हैं। ग्रिजली बेयर्स। ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल, हमेशा बदलते रहने वाला और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम बनाते हैं। इसका अध्ययन हमें सिखाता है कि प्रकृति कैसे काम करती है। तो हमने देखा कि येलोस्टोन सिर्फ पहाड़ों, झरनों और गीजरों की खूबसूरत तस्वीरें नहीं है, ये जमीन के नीचे धधकती हुई ताकत है, हजारों साल के इंसानी इतिहास की कहानी है और प्रकृति को बचाने की एक सबसे पहली कोशिश है। पायनियरिंग। और सबसे बढ़कर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदगी के टिके रहने और खुद को ढाल लेने की एक अद्भुत मिसाल है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि येलोस्टोन एक जीती जागती, सांस लेती हुई प्रयोगशाला है, जो हमेशा बदल रही है। नीचे ज्वालामुखी हिल रहा है, मौसम बदल रहा है, पेड़ पौधे जानवर बदल रहे हैं। एक डायनामिक जगह है। हाँ बिल्कुल। ये हमें लगातार हमारी अपनी धरती के काम करने के तरीकों के बारे में और भयंकर मुश्किल हालात में भी जिंदगी के पनपने की जबरदस्त क्षमता के बारे में सिखाता रहता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। येलोस्टोन की इस बदलती हुई प्रकृति को देखते हुए, नीचे सुलगता ज्वालामुखी, बदलता हुआ मौसम, विकसित होता इकोसिस्टम, इस अनोखी जगह के लिए अगले 150 साल कैसे होंगे? भविष्य कैसा होगा इसका? और दुनिया के इस पहले नेशनल पार्क को बचाने के हमारे अनुभव हमें एक बदलती दुनिया में दूसरी नाजुक और कीमती जगहों को संभालने के बारे में क्या सिखा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या सबक मिलते हैं हमें यहाँ से? अभिवादन।